नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनडीटीवी को आज बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद एनडीटीवी को करीब 1150 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप था कि 2008-9 में एनडीटीवी ने करीब 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। आईटी विभाग के मुताबिक एनडीटीवी नेटवर्क यूके के 26% शेयर अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बेचकर जो कमाई की थी, वो दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग थी। इस मामले में मार्च 2013 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनडीटीवी पर 641 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। इसके खिलाफ एनडीटीवी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में गई। दिसंबर 2013 में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने मनी लॉन्ड्रिंग की रकम को 641 करोड़ से बढ़ाकर 897 करोड़ कर दिया। इसके खिलाफ एनडीटीवी ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की थी और आज इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दावे को सही माना और एनडीटीवी को टैक्स और पेनल्टी चुकाने का निर्देश दे दिया है, जो कि करीब 1150 करोड़ रुपए है। तो वाकई अब एनडीटीवी को बड़ा झटका लगा है। हम आपको बताएं कि जी बिजनेस लगातार आपको इस पूरी खबर पर डिटेल कवरेज देता रहा है। इस पूरी खबर पर लगातार हम आपको एक्सपर्ट्स के साथ पूरी अपडेट्स दे रहे हैं कि कैसे अब एनडीटीवी की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि जिस पूरे मामले को लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एनडीटीवी गया था, उसी ने इस बात को माना है, इनकम टैक्स की इस दलील को माना है कि हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है एनडीटीवी और उसी के खिलाफ आज उसने ये जजमेंट दिया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद एनडीटीवी को करीब 1150 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। हम आपको बताएं इस पर और ज्यादा जानकारी और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इनकम टैक्स कमिश्नर संजय कुमार श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर और जी मीडिया पर ही कई बार। इनफैक्ट इसी मामले पर हमने आपसे बातचीत की और आज एक अहम फैसला अपीलेट ट्रिब्यूनल का आया है। एनडीटीवी के लिए एक बहुत बड़े झटके की बात है। ये आपसे समझना चाहेंगे, आज जो जजमेंट आया है उसकी क्या अहमियत है इस पूरे केस में अब, और क्या कहा गया है इस फैसले में? देखिए, ऐसा है, एनडीटीवी ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स ऑर्डर करते हैं उसके खिलाफ अपील सुनता है। और ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लॉ मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है। तो हमारा इसमें कोई नहीं होता है, हम वहाँ बिल्कुल एक आम आदमी की हैसियत से डिपार्टमेंट काम करता है। तो वहाँ ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गए थे और ये ऑर्डर जो है 31 दिसंबर 2013 का था। तो जिस समय श्री चिदम्बरम जी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसमें कहा गया था कि इन्होंने एनजी कॉरपोरेशन जो यूएसए की कंपनी है उसके साथ मिलकर के 897 करोड़ का इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया था और मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए टैक्स का घोटाला किया था। तो ये डिपार्टमेंट के ऑर्डर को गलत बता करके वहां ट्रिब्यूनल में थे। ट्रिब्यूनल ने आज जो है ऑर्डर पास करके ये कंफर्म किया है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है वो सही है। एनडीटीवी ने 897 करोड़ या 900 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया और उसको छुपाने के लिए टैक्स इवेजन किया और ये जो है बरमूडा आइलैंड्स पे और नीदरलैंड्स के थ्रू टैक्स हेवन से हुआ था। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है प्रूव हो गया और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा था वो सही साबित हुआ है। और चूंकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने कहा है जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसकी बड़ी अहमियत बनती है। इसके खिलाफ जो है ये हाईकोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीतेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि आगे इसमें अपील हो सकती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील का उसमें लीगल इश्यूज पे हाईकोर्ट में अपील बनती है और सुप्रीम कोर्ट में बनती है। फैक्ट्स पे अपील नहीं बनती है, फैक्ट्स पे ये फाइनल ऑर्डर है। पर सर, आपका ये कहना है कि इनकम टैक्स की जो अपनी दलील है, जो उसके अपने रीजंस हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है
जिससे वो आगे भी केस जीत सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, और केस स्ट्रांग है, बड़ी मेहनत की है डिपार्टमेंट के अफसरों ने, और उनके मेहनत से जो है ये फैक्ट्स पे फाइनल ऑर्डर है। फैक्ट्स पे अब इसके आगे कोई अपील नहीं है। लीगल इश्यूज पे हाईकोर्ट में अपील है, उसका प्रोविजन है लॉ में। ये जाना चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां भी अपने को डिफेंड करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाईकोर्ट में भी जीतेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेगा, और इनका मनी लॉन्ड्रिंग का जो घोटाला है वो प्रूव होगा और सही साबित होगा, और आगे जो इनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो बनेगा। और इसका इमीडिएट इफेक्ट ये है कि इनको तकरीबन 1200 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने पड़ेंगे। संजय जी, आपने बहुत क्लोजली इस पूरे केस को स्टडी किया है, इंटरवीनर की भूमिका में आप रहे हैं। एनडीटीवी तो आरोप लगा रही है कि एनडीए की सरकार जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये ऑर्डर तो मैंने ऑर्डर का डेट बता दिया, 31 दिसंबर 2013 का ऑर्डर है। तो 31 दिसंबर 2013 के ऑर्डर के खिलाफ ये ITAT में गए थे। सभी को मालूम है 31 दिसंबर 2013 को किसकी सरकार थी, कौन सी सरकार थी, और चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो मौजूदा सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान भटकाने के लिए जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इनका ये बिल्कुल बकवास है। ये 2013 में ऑर्डर हो गया था, सरकार बदली है 26 मई 2014 को। तो इसलिए इस सरकार के ऊपर कोई इल्जाम नहीं बनता है और कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया संजय कुमार श्रीवास्तव जी हमसे बातचीत करने के लिए, और इस पूरी जो केस है उसके और डिटेल्स हमसे साझा करने के लिए। तो संजय कुमार श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ थे, इस एनडीटीवी केस पे इंटरवीनर की भूमिका में भी है, और उन्होंने कहा है कि आगे अब इस पूरे मैटर में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, प्रोसीजर होगा, चाहे वो हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, IT का जो पूरा केस है वो इतना स्ट्रांग है कि वो वहां पर भी इस केस को जीत सकती है, ऐसा संजय कुमार श्रीवास्तव का कहना है, क्योंकि वो इस केस से बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं। और उनका ये कहना है कि 1200 करोड़ रुपए तक की टैक्स पेनल्टी अब एनडीटीवी को सरकार को चुकानी पड़ेगी। चलिए, इस पर हम और लगातार अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सन टीवी को FM रेडियो का लाइसेंस देने पर हैरानी जताई है। इसे लेकर स्वामी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी है। 7 तारीख जुलाई को जब मेरी रिट पिटीशन यानी PIL पर चर्चा हुई थी, तो उस समय सरकार की तरफ से कहा गया कि एक नया पॉलिसी बनी है, और कोर्ट ने कहा कि एक कॉपी स्वामी को दो, और उस पर स्थगित हुआ मामला। और पहले हियरिंग में ही कह दिया था कि कोई फैसला नहीं होगा जब तक केस की सुनवाई पूरी नहीं होगी। लेकिन मुझे बाद में पता लगा अभी परसों यानी कल कि 13 तारीख को इन्होंने एक लाइसेंस सन टीवी को दे दिया, जो आश्वासन का उल्लंघन है और विश्वासघात है। तो मैंने चिट्ठी लिखा है जानकारी पता करने के लिए कि कौन सा फैसला, कहाँ की आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, उसका मुझे विवरण दीजिए, और यदि आपको पता बना इन्होंने कर दिया है तो इसको रद्द करने के लिए आदेश दीजिए। इनकम टैक्स विभाग ने ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। IT विभाग ने 5,56,000 ऐसे नए लोगों की पहचान की है जिनका कैश डिपॉजिट के साथ उनका प्रोफाइल मेल नहीं खा रहा है। विभाग ने ऐसे 1,04,000 लोगों की पहचान की जिन्हें ऑपरेशन क्लीन मनी अभियान के पहले फेज में ई-वेरिफिकेशन के दौरान कैश डिपॉजिट को छिपाया था। इन सभी लोगों को ईमेल और SMS के जरिए जवाब देने के लिए अब कहा गया है। वहीं नोटबंदी के दौरान संदेहास्पद लेन देन करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। IT विभाग ने ऐसे 30,000 लोगों को स्क्रूटिनी नोटिस भेजा है। इन लोगों ने वित्त वर्ष 2015-16 का रिवाइज रिटर्न दाखिल किया था। अब सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जो लोग नोटबंदी के पहले अपनी इनकम को कम करके दिखा रहे थे। अब आपके लिए आ गया है रेलवे का ऑल इन वन ऐप। रेलवे में सफर के दौरान आपको कोई सुविधा चाहिए हो या फिर करनी हो कोई शिकायत, टिकट बुकिंग करनी हो या फिर देना हो कोई सुझाव, ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए। रेलवे ने आज लॉन्च किया है रेल यात्रियों के लिए सबसे काम का ऐप रेल सारथी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
रिजर्वेशन से लेकर इंक्वायरी तक, ट्रैवल बुकिंग से लेकर फीडबैक तक, इंडियन रेलवे का रेल सारथी हर जगह आपका सारथी बनेगा। इस ऐप को डाउनलोड करते हुए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा। अगर आप पहले से ही IRCTC के यूजर हैं तो आपकी वही यूजर नेम और पासवर्ड इसके लिए भी इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो नया यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद 4 अंकों का पिन देना होगा, जिसके बाद आप इस ऐप में दाखिल हो सकते हैं। ऐप खोलते ही 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं: टिकटिंग, इंक्वायरी, एफिलिएटेड सर्विसेज और फीडबैक। जैसे ही आप टिकटिंग पर क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक है रिजर्व टिकटिंग और दूसरा है अनरिजर्व। यानी अगर आप अनारक्षित टिकट हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस मोबाइल ऐप के जरिए ले सकते हैं। इसके अलावा आप सीट अवेलेबिलिटी, ट्रेन रनिंग स्टेटस या किराए से जुड़ी जानकारी भी ले सकते हैं। दूसरा जो बड़ी यहाँ पे दी गई है वो है इंक्वायरी सुविधा यहाँ पे दी गई है। यानी कि आपको अपनी सीट अवेलेबिलिटी चेक करनी हो ट्रेन में कि खाली सीट है कि सीट फुल है, या फिर किराया कितना होगा आपकी यात्रा का, ट्रेन रनिंग स्टेटस यानी कि ट्रेन लेट है कि सही समय पे गंतव्य पे पहुंच रही है। तो ये तमाम सुविधाएं ये महज इस एक मोबाइल रेल सारथी में आप देख सकते हैं। एफिलिएटेड सर्विस में जाकर आप एयर टिकट बुकिंग से लेकर खाना ऑर्डर करने तक की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप कोई टूर प्लान करना चाहते हैं तो आप IRCTC के ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। किसी स्टेशन पर अगर आप पहले से स्टीयरिंग रूम बुक करना चाहते हैं तो वो भी बुक कर सकते हैं। वापस आप देखें तो एक और ऑप्शन आपको नजर आएगा, एफिलिएटेड सर्विस। इसमें अगर आप जाते हैं तो आप इसमें एयर टिकट बुकिंग से लेकर खाना ऑर्डर करने तक, यही नहीं टूर बुकिंग, अगर आप कोई टूर प्लान करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें IRCTC के कई टूर प्लान मौजूद होंगे। सुझाव या शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प है। क्लीन माई कोच पर जाकर आप अपने कोच की सफाई की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, फीडबैक ऑन ट्विटर में जाकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैंने बजट में कहा था, बजट स्पीच में, कि हम एक इंटीग्रेटेड ऑल इंक्लूसिव ऐप बनाएंगे और वो लोगों की सुविधा के लिए रखेंगे। उसमें सभी चीजें होगी, शिकायत करने के बारे में, सेवा लेने के बारे में, कुछ सुझाव देने के उसके बारे में, महिलाओं की सुरक्षिता के बारे में भी। बाय जस्ट टचिंग अ स्क्रीन यू विल बी अलर्टिंग द एंटायर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। टिकट बुकिंग से लेकर और ई केटरिंग की सुविधाओं में और टूरिज्म की सुविधाओं से लेकर ये सारी सुविधाएं जो है अलग अलग ऐप्स में उपलब्ध हैं यात्रियों के लिए। NTES है जिसमें ट्रेन इंक्वायरी के बारे में है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है, हेल्पलाइन 138 और 182 है। इन सबको इकट्ठा करके एक ही ऐप में हम लोगों ने कर दिया है। फिलहाल ये ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और बहुत जल्द ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएगा। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। नोटबंदी के जरिए काले धन पर शिकंजा कसने के बाद मोदी सरकार अब बेनामी प्रॉपर्टी को बेनकाब करने के लिए एक्शन में आ गई है। जमीन सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार लैंड टाइटलिंग करके उसे आधार से जोड़ने की तैयारी में है और इस काम के लिए 7 सदस्यों का एक टास्क फोर्स बना दिया गया है, जो बेनामी प्रॉपर्टी का खेल खत्म करने के लिए कनाडा का मॉडल लाने पर भी काम कर रहा है। बेनामी प्रॉपर्टी पर होगा करारा प्रहार। लैंड टाइटलिंग पर हरकत में आई सरकार। बेनामी प्रॉपर्टी के खेल को रोकेगा आधार। जमीन किसी और की और नाम किसी और का। माना जाता है देश में जितना काला धन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा बेनामी प्रॉपर्टीज के रूप में है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए और जमीन सौदों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए नीति आयोग ने 7 सदस्यों वाला टास्क फोर्स बना दिया है। ये टास्क फोर्स लैंड रिकॉर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए लैंड टाइटलिंग पर सुझाव देगा। इसके तहत DDA जैसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी की भी टाइटलिंग होगी। साथ ही डेवलपर के बनाए फ्लैट्स और सोसाइटी भी टाइटलिंग के दायरे में आएंगे। सरकार की कोशिश है कि सभी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाए। इतना ही नहीं, सभी लैंड ट्रांजैक्शन को आधार से जोड़ने की भी तैयारी है। नीति आयोग ने टी हक की अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठन किया है। ये कमेटी 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। बिल्कुल आधार से लिंक किया जाएगा। आधार सीडेड लैंड रिकॉर्ड होगा
और आधार सीडेड बैंक अकाउंट होगा, तभी किसी भी हमारे इतने सारे स्पेशल स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंटी पॉवर्टी स्कीम्स है या सब्सिडी ट्रांसफ़र का स्कीम है, वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की बात हो रही है। टास्क फोर्स की पहली बैठक में कनाडा के ओंटारियो प्रांत की तर्ज पर लैंड रिकॉर्ड्स, सर्वे मैप और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने पर बात हुई। चूंकि लैंड टाइटलिंग केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा मसला है, इसलिए मंजूरी संसद के साथ ही राज्यों से भी लेनी होगी। इसे लागू करने के लिए राज्यों को इंसेंटिव भी देने की योजना है। लैंड टाइटलिंग का काम सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू किया जाएगा। टास्क फोर्स के चेयरमैन के मुताबिक कंक्लूसिव लैंड टाइटल से किसी भी लैंड की पूरी हिस्ट्री की जानकारी हो पाएगी। प्रोसेस ही इतना ट्रांसपेरेंट है और क्लियर है कि मेरे ख्याल से बेनामी ट्रांजैक्शन की तरफ या प्रॉपर्टीज की तरफ कोई जाएगा ही नहीं जब कंक्लूसिव लैंड टाइटल की बात होगी, क्योंकि उसका फ़ायदा मिलेगा नहीं। मैं अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम से क्यों रखूँगा जब मुझे पता है कि कंक्लूसिव लैंड टाइटल अगर उसके नाम से हो जाएगा तो आई विल लूज माई प्रॉपर्टी। टास्क फोर्स प्रॉपर्टीज के टाइटल इंश्योरेंस के बारे में भी विचार कर रहा है ताकि इसे ज्यादा सिक्योर बनाया जाए। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी और बाद में पता चला वो पुराने मालिक की थी ही नहीं, वैसी सूरत में आपको मुआवजा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि लैंड टाइटलिंग और आधार से जुड़ने से सही ओनर और बेनिफिशियरी की पहचान हो सकेगी और बेनामी प्रॉपर्टी सौदों पर लगाम लग सकेगी। इस टास्क फोर्स की एक बैठक 7 अप्रैल को हो चुकी है और अगली बैठक 20 जुलाई को होनी है, जिसमें राज्यों को भी शामिल किया जाएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बीमारी होने पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपको इलाज के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर देता है। वो डॉक्टर जिसे हमारे समाज में भगवान का दर्जा मिला हुआ है। और आज हेल्थ सेक्टर में जिस तरह की धांधली चल रही है उससे हर आदमी परेशान है, लेकिन डॉक्टरों की ये लूट अब बंद होने वाली है। और सबसे पहला कदम उठाया है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने। फडणवीस सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिससे मेडिकल सेक्टर में ऐसी धांधली रुक जाएगी। महाराष्ट्र में मरीजों को बड़ी राहत की तैयारी। हेल्थ सेक्टर में धांधली पर कसेगी नकेल। नहीं बच पाएंगे कमीशन खोर डॉक्टर। पकड़े जाने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा। अपने मर्ज को लेकर पहले ही परेशान लोगों की मुश्किल और बढ़ा देती है डॉक्टरों की चालबाजी। कभी गैर जरूरी टेस्ट लिख देना तो कभी अपने कमीशन के लिए दूसरे डॉक्टरों को केस रेफर कर देना। ऐसी ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। फडणवीस सरकार की योजना डॉक्टर्स के अलावा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिसिन स्टोर सभी को एक दायरे में लाने की है, जहां से अनएथिकल प्रैक्टिस की संभावना होती है। महाराष्ट्र सरकार की योजना सिर्फ डॉक्टरों पर लगाम लगाने की नहीं है, वो हेल्थ सेक्टर में चल रहे इस तरह के सभी धांधली पर रोक लगाने जा रहे हैं। इसलिए एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यहाँ तक कि यूनानी चिकित्सा को भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। नए कानून के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो हेल्थ सेक्टर में कहां-कहां अनएथिकल प्रैक्टिस चल रहा है और इस पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इस पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। कमेटी पूरे मामले में 24 जुलाई तक सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। उम्मीद की जा रही है कि ये कानून अगले 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। सिल्की सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज वेदांता की एजीएम हुई जिसमें उसने साफ किया कि सरकार और केन एनर्जी के बीच टैक्स विवाद से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। मुंबई में हुई इस एजीएम में वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन नवीन अग्रवाल ने यह बात कही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केन एनर्जी से पुरानी तारीख से टैक्स बकाये के तौर पर 13,395 करोड़ रुपए मांगे हैं। ओडिशा प्लांट की दिक्कत के बारे में पूछने पर अग्रवाल ने यह बताया कि इसके लिए छत्तीसगढ़ से बॉक्साइट लाया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक में सरकार से बची हिस्सेदारी खरीदने पर अग्रवाल ने फिलहाल स्थिति साफ नहीं की, बल्कि ये कहा कि सरकार की प्रतिनिधियों के बोर्ड में आने से कंपनी खुश है। We are getting some of our bauxite from Chhattisgarh and some we are importing. Correct? Now,
that versus having our own bauxite mine in Odisha, it's a matter of cost. So in the entire portfolio of our operating cost, the impact of our having our own bauxite versus sourcing from Chhattisgarh and importing, in terms of the value loss, is not that significant. So on the cane, I think you are asking the wrong question. The cane situation is that this is a matter between cane PLC and the government of India, and in any case the matter is sub judice. जीएसटी लागू हो चुका है और सरकार का दावा है कि इसके लागू होने के बाद घरों के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बड़े शहरों में बिल्डर्स नई बुकिंग पर जीएसटी की वजह से कीमतें बढ़ा रहे हैं। बिल्डर्स के मुताबिक जीएसटी में जमीन के हिस्से पर इनपुट क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। बड़े शहरों की जमीन की कीमत फ्लैट की कीमत के 50 से 80% तक बैठती है। ऐसे शहरों में जीएसटी के बाद प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। जीएसटी से पहले 4.5% सर्विस टैक्स और 1% वैट लगता था। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 18% की दर से जीएसटी लागू है। हालांकि ग्राहकों को कुल वैल्यू पर 12% ही जीएसटी भरना होगा, क्योंकि 1/3 हिस्सा जमीन का माना जाता है, लेकिन जीएसटी में जमीन की वैल्यू के हिस्से पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए जमीन के आसमान छूते भाव वाले शहरों में बिल्डर्स प्रॉपर्टी की रेट बढ़ा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, जहां पे लैंड की वैल्यू करीबन टोटल ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा % हो जाती है, 70% या तो 50 से 70% होती है, तो वहाँ पे जो भी टैक्स क्रेडिट उनको मिल रहा है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू ऑफसेट द एडिशनल टैक्स बर्डन। जो ज़्यादा टैक्स बर्डन आ रहा है ये टैक्स रेट की बढ़ोतरी के कारण, वो ऑफसेट करने के सफिशिएंट नहीं है। तो उसके कारण संभावना है कि प्राइजेस, फ्लैट के प्राइजेस वो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो बिल्डर है वो तो अपना जो टोटल वैल्यू है, वैल्यू पे टैक्स एडिशनल करके चार्ज करेंगे। हालांकि छोटे शहरों में जहां जमीन की कीमत प्रॉपर्टी की वैल्यू में ज्यादा मायने नहीं रखती, वहां जीएसटी की वजह से रेट नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने जीएसटी के बाद मुनाफाखोरी न बढ़े, इसलिए एंटी प्रॉफिटेरिंग प्रावधान रखा है, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट से होने वाले टैक्स में बचत का लाभ ग्राहकों को मिले। जबकि बिल्डर्स कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले 6.5% ज्यादा टैक्स भरना होगा, जबकि इनपुट क्रेडिट अधिकतम 2.5 से 3% तक ही मिलेगा। ऐसे में महंगी जमीन वाले शहरों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं। जीएसटी की जो 18% की शर्त है और उसमें अगर आप 1/3 लैंड से ताल्लुक़ रखता है उसे भी आप हटा दें, तो तकरीबन 12% जो टैक्स ब्रैकेट में जीएसटी की रियल एस्टेट बैठ रहा है, उसमें जब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरी तरह से फ़ायदा ना लें, आपके लिए बिजनेस करना दोभर हो जाएगा। जीएसटी आने के बाद रियल एस्टेट सौदों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की उम्मीद है। बिल्डर पहले भी रॉ मटेरियल और सर्विसेज पर अदा किए गए टैक्स के बदले छूट ले सकते थे। बिल्डर अक्सर जांच से बचने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट रूट का कम ही इस्तेमाल करते थे। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। आज इन्फोसिस के नतीजे और टीसीएस के बिल्कुल उलट इन्फोसिस ने आज बाजार को चौंका दिया। अप्रैल जून तिमाही में इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से काफी अच्छे रहे। पहली तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 3.3% घटकर 3,483 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से काफी अच्छा है। जी बिजनेस ने 3,430 करोड़ रुपए का अनुमान जताया था, करोड़ मुनाफे का अनुमान जताया था। जनवरी मार्च तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 3,603 करोड़ रुपए रहा था। सिर्फ मुनाफा नहीं, कंपनी की आय और डॉलर आय भी अनुमान से अच्छी रही। पहली तिमाही में कंपनी की रुपए आय 0.3% घटकर 17,078 करोड़ रुपए रही। जी बिजनेस का अनुमान 17,000 करोड़ रुपए आय का था। गाइडेंस की बात करें तो इन्फोसिस ने मार्च 2018 तक के लिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस 6.5 से 8.5% पर बरकरार रखी। इसके साथ इन्फोसिस ने मार्जिन गाइडेंस 23 से 25% पर बरकरार रखी। वैसे इन्फोसिस अब एक पायदान ऊपर भविष्य की योजनाओं पर अपना फोकस बढ़ा रही है और इसका एक नमूना आज देखने को मिला जब इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का कंपनी के इंजीनियरिंग आर्म की बनाई हुई ड्राइवरलेस कार से बोर्ड मीटिंग के लिए पहुंचे। और इसके पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हु सेज वी कांट बिल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज, और ये ट्वीट ये बताने के लिए काफी था कि भविष्य की उनकी योजनाएं क्या है। उन्होंने कहा यह ड्राइवरलेस कार तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। शेयर मार्केट की बात करते हैं। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 9,900 के स्तर के ऊपर खुला, लेकिन ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में अच्छी रिकवरी दिखी। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट बंद हुए।
मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी थी। हेल्थ केयर, बैंक और तेल गैस कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बिकवाली थी। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते सेंसेक्स निफ्टी में करीब 2% की तेजी दिखी। तेल गैस इंडेक्स में इस हफ्ते 4% से ज्यादा की बढ़त थी।